चलिए बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है। अब मिंत्रा क्लास आपके पास ऑनलाइन बेस पे आ चुका है डीए क्लासेस के रूप में, ठीक है, जिस पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यूके डीए क्लासेस के नाम से, ठीक है, जहां पर मेरे द्वारा आपको संपूर्ण जीएस, ऑल जीएस सब्जेक्ट, इसके साथ साथ उत्तराखंड दोनों मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए आपके पास पहला डेमो आज आप देख सकते हो कि पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा आपके पास होगा, ठीक है, जिसपे बहुत डिटेल में एक एक फैक्ट हम क्लियर करके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम इसका हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, किस तरीके से, क्या फंडामेंटल राइट का जन्म कैसे हुआ भारत में, किस तरीके से इसका क्या हुआ था कि इनिशियली बिफोर द इंडिपेंडेंस क्या था एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हुआ था, लागू हुआ था, उसमें क्यों, क्या नीड है हमें फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसीलिए इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। फंडामेंटल राइट हमारे पास आपको पता है कि पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के भाग 3 में ये कहा गया, ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि अनुच्छेद, आर्टिकल कहां से कहां तक, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक संविधान में अनुच्छेद किसके बारे में बोला गया, आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला गया, मौलिक अधिकार के बारे में बोला गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि किसके बारे में बोलता है आपके पास, फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, या फिर इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है। मौलिक अधिकार नहीं होते तो आज हमें काफी सारी चीजें नहीं मिल पाती, जैसे हमें शिक्षा का अधिकार हमारे पास है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को रख सकते, देश में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, हमें एक पर्सनल लाइफ जीने का अधिकार हमारे पास अपना है, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में काफी बार बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि पार्ट थर्ड, जो पार्ट थर्ड हमारा है बच्चों, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है, ठीक है। अब मैग्ना कार्टा का सबसे पहले आपको मतलब समझना, मैग्ना कार्टा होता क्या, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्ना कार्टा का मतलब होता क्या, ठीक है। कई जगह देखते हैं, हिस्ट्री में भी देखते हैं, हिस्ट्री में 1717 का जो फारूक शहर के द्वारा अंग्रेजों को यहाँ पर क्या दिया गया था, फ्री में ट्रेड करने का अधिकार दिया गया था, उससे क्या बोला जाता है, मुगलों के द्वारा किसको, अंग्रेजों को दिया गया एक अधिकार। अब मैग्ना कार्टा होता क्या, ठीक है, इसके बारे में विशेष ध्यान से देखेंगे हम कि एक घटना है बच्चों, इसकी शुरुआत होती कहाँ से, इंग्लैंड से इसकी शुरुआत होती है, कहां से होती है, ब्रिटेन से इसकी शुरुआत होती है। घटना है 1215 की, ठीक है। इंग्लैंड का एक राजा होता है सर जॉन, ठीक है, सर जॉन नाम का एक राजा होता है, कहाँ का, इंग्लैंड का, ठीक है। अब ये होता है, एक राजा होता है और एक उसकी क्या होती है, प्रजा होती है ना। एक आपके पास क्या होगा, राजा होगा, और राजा के नीचे उसकी क्या होगी, प्रजा होगी, ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि जब राजतंत्र होता है बच्चों, तो हर एक चीज किसका चलता है, राजा का चलता है ना, हर एक चीज राजा का चलता है, राजा जो बोलेगा वही चलेगा। लेकिन वहां पर एक डिसीजन लिया गया है कि जो ब्रिटेन की जो क्या थी, जनता थी, उन्होंने एक क्या, कुछ डिसीजन लिया कि हम राजा से कुछ ऐसे अधिकार मांगते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे अधिकार राजा से मांगेंगे जिनके लिए हमें उसके पास बार बार जाने की जरूरत ना पड़े, है ना। यानी कि हर एक चीज के लिए हमें राजा से पूछने की जरूरत पड़े कि रिक्वेस्ट करते, कोई बात नहीं, राजा मना कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं उस चीज की, है ना। राजा से कुछ ऐसे अधिकार मांगते हैं जिन्हें उसके पास बार बार हमें जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। बस कुछ नहीं करा, एक लेटर लिखा इन्होंने और अपनी सारी डिमांड कर दी कि ये डिमांड हमारी है, ये चीजें या हमारी अपनी मर्जी से करेंगे, हमें आपके पास पूछने की जरूरत नहीं आनी पड़ेगी बार बार। आपका भी टाइम बर्बाद होता है और हमारे भी क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। फिर जब राजा के पास ये लोग है तो राजा ने डिमांड देखी और राजा ने इस पे क्या कर दिया, अपने हस्ताक्षर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये अधिकार आपको आज से मिल चुके। तो बेसिकली हमने क्या समझा इसमें, जब किसी राजा के द्वारा या फिर रूलर के द्वारा अपनी जनता को ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जिसके लिए वो बार बार उनके पास आने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसी तरीके से हमारे संविधान में हमारे पास क्या बच्चों, फंडामेंटल राइट है। क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसके लिए हमें बार बार क्या, सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं होती है ना। आप स्कूल जाते हो, आर्टिकल 21 क्लोज ये आपको क्या दिखाता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन दिखाता है। क्या इसके लिए आपको बार बार स्कूल जाने से पहले क्या सरकार से परमिशन लेनी पड़ती कि जी मैं स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं, ठीक है। कुछ ऐसे अधिकार जो हमें क्या दिए गए कि
अपने आप हम इनका क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं और इनको लागू कर सकते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इसलिए पार्ट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है। पार्ट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत कुछ हमें देता है। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे एक एक आर्टिकल में, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ हमें देता है, कोई हमें हमारी जान लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है, ठीक है। 2013 में, ठीक है, राइट टू फूड हमारे पास है, जो राशन हमें देती सरकार, सरकार अपने गुणगान गाती, लेकिन ये राइट टू फूड हमारा है, ये उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इनको लागू करने के लिए, इनको अपनाने के लिए हमें बार बार किसके पास नहीं जाना पड़ेगा, सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, सरकार ने हमें ऑलरेडी ये दे चुके, ठीक है। संविधान बनाने वालों ने पहले ही सोचा था कि किस चीज को हम, जो हम दे सकते हैं सरकार जनता को, उसको फंडामेंटल राइट में रखा। जो नहीं दे सकते थे वो राज्यों के ऊपर थोप दिया, जिसे हम किस नाम से पढ़ते हैं, डीपीएसपी के नाम से पढ़ते हैं। किसके नाम से पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। ये बाद में आप डिफरेंस देखेंगे जब आर्टिकल 36 में हम पहुंचेंगे कि क्यों डीपीएसपी इतना डिफरेंस है, किससे, फंडामेंटल राइट से इतना डिफरेंस क्यों डीपीएसपी, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो ये आपने पता होगा कि पार्ट थर्ड को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने देखा बच्चों, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हमने देखा कि इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई और राजा ने ऐसा बता दिया कि वहां से हमने सोचा मैग्ना कार्टा कुछ ऐसा होता है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाएगा कि मौलिक अधिकार हमने कहां से ले रखा, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं, क्वेश्चन ये बनता बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, ठीक है। डायरेक्टली कई बच्चे बोलते हैं हाँ सर कहां से लिए गए, यूएसए से ले रखा, बहुत अच्छा। कहां से ले रखा है, अमेरिका के संविधान से हमने क्या ले रखा, फंडामेंटल राइट को ले रखा। तो भाई फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान में कुछ चीज होगी ना, कहां से लिया गया, तो कहां से लिया गया, तो कई बार क्वेश्चन बनता बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा कि अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट्स लिए गए। कभी कभी आप बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये फैक्ट पूछा जाता है कि क्या भारत का जो मौलिक अधिकार लिया गया, भारत के संविधान में जो भी मौलिक अधिकार के कहां से लिए गए, ऑप्शन में अमेरिका नहीं होता, क्या होगा, यूएसए के बिल ऑफ राइट ऑप्शन में आपके पास होगा, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया, किसको, मौलिक अधिकार के लिए, ठीक है। अब इसके इंप्लीमेंट करने की हिस्ट्री हमें जाननी बहुत जरूरी है, किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से अप्लाई किया गया, ठीक है। सबसे पहले अब देखेंगे हम कि 1787 तक क्या यूएसए, अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट नहीं थे, फंडामेंटल राइट नहीं थे, ठीक है बच्चों। ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा, दुनिया का पहला देश बन जाएगा कौन, यूएसए, जिसने 1791 में अपने संविधान, ठीक है, अपने संविधान में किसको लागू किया, मौलिक अधिकार को लागू किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि दुनिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा जिसने अपने संविधान में किसको लागू करा, मौलिक अधिकार को लागू करा, तो वो कौन हो जाएगा आपका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। कौन हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहला देश बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं बच्चों, अगर यूएन की बात की जाए, ठीक है, यूएन की बात की जाएगी, आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में सुना होगा, ठीक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है अपनी लाइफ में, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हम देखेंगे बच्चों कि 10 दिसंबर 1948 से, ठीक है, मानव अधिकार दिवस की शुरुआत करी। मानव अधिकार किसकी शुरुआत करी थी, मानव अधिकार की शुरुआत करी थी। और इसीलिए हर एक साल के 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे को मनाया जाता है। भाई ह्यूमन राइट्स क्या है, यही तो है फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे अधिकार है। सोच लो आप, अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होते ना तो कुछ भी नहीं होता हमारे पास। आज आप देख पा रहे हो सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तो यही तो है फंडामेंटल राइट, और इसके लिए स्पेशल प्रोविजन हमारे पास रखा गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट को अगर कुछ भी होता है तो आर्टिकल 32 हमारे पास है। कौन है, आर्टिकल 32 हमारे पास है। आर्टिकल 32 सभी का इलाज करेगा। जब जाएंगे हम आर्टिकल 32 में, वहां पर क्या बोला गया, संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में वहां पर बोला गया कि कोई बात नहीं, अगर सरकार तुम्हारे क्या मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश करती है तो डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर
आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकती है। वहां पर हम पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल देन द सुप्रीम कोर्ट। क्यों होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बनता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो इशू फंडामेंटल है, हु इज द मोर पावरफुल, इज लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट। और लोअर कोर्ट में कौन आ जाएगा आपका, कौन आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा। एंड हायर कोर्ट में कौन आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इज लेस पावरफुल देन द हाई कोर्ट। इज इट क्लियर, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कि बस भाई ऐसा कैसे वर्ल्ड के पर्सपेक्ट में क्या हुआ। अब इंडियन हिस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें, ठीक है, इंडिया भारत के पर्सपेक्टिव से देखिए बच्चों, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट घटना होती है, ठीक है। भारत के पर्सपेक्टिव देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट घटना होती है कब, 1895, ठीक है। 1895 बहुत इंपॉर्टेंट डेट याद रखना बच्चों, कि तिलक जी के द्वारा बाल गंगाधर तिलक, आपने सुना होगा, एक विधेयक पास किया गया था जिसे किस नाम से जाना जाता है, स्वराज विधेयक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है इसको, स्वराज विधेयक के नाम से इसको जाना जाता है। अब सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि पहली बार अगर पूछा जाएगा कहां पर फंडामेंटल राइट्स को शामिल करने की बात कही, तो कहां पर बात कही गई थी कि तिलक जी के द्वारा कब कही गई थी, स्वराज विधेयक में। कब, 1895 में फंडामेंटल राइट को शामिल करने की बात की भाई, बस कि अंग्रेजों हमें कुछ अपने अधिकार दे दो हमको, कि बार बार तुम्हारे पास आना पड़ता है ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो बोला गया था, अब पता हम उसके किसी, उस समय किसके गुलाम थे, अंग्रेजों के थे। कुछ भी बोल लो, लेकिन चलती किसकी थी उस समय, अंग्रेजों की चलती थी। इसी चीज को आगे ले चलते हुए सबसे इंपॉर्टेंट, अब 1928 के आपने घटना याद होगा बच्चों, सभी बच्चों को पता है इसके बारे में ना। 1928 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटती है, एक रिपोर्ट पेश की जाती है, नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट की पेश की जाती है, नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि इस रिपोर्ट में क्या, मौलिक अधिकार को शामिल करने की बात कही गई थी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को शामिल करने की बात कही गई थी, ठीक है। शामिल करने की बात कही गई थी किसके, नेहरू रिपोर्ट में। बहुत बार क्वेश्चन होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग टू एड द फंडामेंटल राइट फॉर इंडियंस। कॉन्स्टिट्यूशन तो इस समय नहीं बन सकता था, हम बोल सकते किसके लिए, फॉर इंडियंस के लिए। अब नेहरू रिपोर्ट तो आपने पढ़ा होगा कई सारी, ये नेहरू रिपोर्ट क्यों आती है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा है ना बच्चों चैलेंज किया गया था कि भारतीयों आज तो तुम हमारे गुलाम थे और हमारे कहने पे चलते थे, जो भी लॉज बनाते थे हम ये तुम्हारे लिए बनाते थे, क्या तुम पे इतनी हिम्मत है तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सको। तो ये चैलेंज लिया गया था किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा चैलेंज लिया गया था कि भाई देखते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने की बात कही थी। लेकिन ये आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा होगा, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा था, यहाँ पर एक ड्रॉबैक्स था बच्चों। ड्रॉबैक्स क्या था कि नेहरू रिपोर्ट जी ने पहली चीज क्या बोली थी कि हमें क्या चाहिए, औपनिवेशिक स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए, औपनिवेशिक स्वतंत्रता। औपनिवेशिक स्वतंत्रता दे दो, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डोमिनियन स्टेटस। क्या बोला जाता है इसको, डोमिनियन स्टेटस के बारे में बोला। और आपको पता है डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, क्या होता है डोमिनियन स्टेटस मतलब, ऐसी स्वतंत्रता जो अधूरी हो, इन द सेंस अगर इंडियंस कुछ भी काम करना चाहे तो उसे किससे पूछना पड़ेगा, अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा। तो भाई ये कोई स्वतंत्रता हुई, यहाँ पर नेहरू जी की काफी विरोध भी किया गया था एंड इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बच्चों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, है ना, 26 जनवरी 1930 को भारत क्या मनाया जाना था, भारत में पूर्ण स्वराज दिवस, पता है ना आपको, टोटल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाना था। भाई भारत को औपनिवेशिक स्वतंत्रता चाहिए नहीं, भारत को तो क्या चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। क्लियर है। तो ऐसे ऐसे ये मौलिक अधिकार की हिस्ट्री यहां तक पहुंच गए 1928 तक। लेकिन एग्जाम में बहुत बार, काफी बार क्वेश्चन बना कि ऐसा कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जहां पर मौलिक अधिकार को शामिल करने की बात कही, ठीक है। ऐसा कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जहां पर मौलिक अधिकार को शामिल करने की बात कही। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन होता है हमारे पास 1931 को, बहुत बार आप इसको एग्जाम में देखेंगे। 1931 का होता आपके पास कौन सा, कराची अधिवेशन, कराची सेशन के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। कराची सेशन के नाम से इसको जाना जाएगा, कराची अधिवेशन के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें पहली बार क्या, मौलिक अधिकार को शामिल करने की बात कही गई थी, फंडामेंटल राइट को शामिल करने की बात कही गई थी, ठीक है।
कई बार क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कांग्रेस सेशन टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियंस। ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा आपका, कराची अधिवेशन, कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बनता है। लेकिन याद रखो, अभी तक हम किसके गुलाम हैं, अंग्रेजों के गुलाम। अंग्रेज हमारी बात मान भी सकते हो नहीं, वो क्यों मानेंगे हमारी, ठीक है, वो हमारी बात क्यों मानेंगे। ठीक है, यहीं से हम आगे चलते हुए, ठीक है, डायरेक्टली आ जाएंगे बच्चों कहां पर, 1945 में। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना आपको फंडामेंटल राइट का बहुत जाना जरूरी है। अब 1945 में आते हैं। 1945 में एक समिति बनती है बच्चों, ठीक है, उस समिति का नाम जाना जाता है तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू नामक समिति, तेज बहादुर सप्रू समिति के नाम से इसको जाना जाता है। और इस समिति एक रिकमेंडेशन देती है, ये समिति एक सिफारिश करती है बच्चों। क्या सिफारिश करती है कि भारत के लिए, भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए। बस ये सिफारिश ही कर सकते हैं। आपको पता है जितनी भी समिति बनती है वो सिर्फ सिफारिश करती है। ठीक है, सिफारिश करती है। 1945 में भारत आजाद नहीं हो चुका, और 1945 का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वार खत्म हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार। कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जीत हो चुकी थी विद द हेल्प ऑफ यूएसए। और यूएसए ने क्या करा था, जापान को घुटने में टिका दिया था। ठीक है, 2 एटम बम वहां पर गिराए थे और जापान घुटने में आ गया था। फिर क्या, जर्मनी तो जो हिटलर था वो भाग गया, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां से क्या चेंजेस आने वाले हैं बच्चों। आपको पता है इसके बाद कि इसके बाद क्लीमेंट एटली चुनाव जीत जाएंगे। मैं डिटेल बाद में पढ़ाऊंगा आपको कैसे क्लीमेंट एटली, आपको पता है क्लीमेंट एटली चुनाव जीत जाते हैं और ये अपना वादा निभाएंगे। ये जो जोश में घोषणा कर देते चुनाव में, अगर मैं ब्रिटेन का पीएम बना तो भारत को आजाद कर दूंगा और भारत का संविधान बना दूंगा। और ऑब्वियसली चुनाव जीत जाते क्योंकि ब्रिटेन के नागरिक भी चाहते थे। ब्रिटेन ही ने बच्चे पूरे वर्ल्ड चाहता था कहीं ना कहीं क्या करें, ब्रिटिश भारत को सत्ता का क्या करे, ट्रांसफर करे। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे क्लीमेंट एटली जब जीत जाएगा तो हम देखेंगे कि यहां से क्या होगा कि कैबिनेट मिशन आएगा, है ना, कैबिनेट मिशन भारत में आएगा। और कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आता है। ठीक है, ये इनिशियली हम पढ़ाते हैं। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा। और कैबिनेट मिशन भारत में क्या करता है, ये 2 काम करता है। एक, भारत को क्या कर देगा, सत्ता को हस्तांतरण कर देगा, सत्ता भारत को दे देगा। और दूसरा क्या कर देगा, भारत का संविधान बना देगा। ये हमने इनिशियली पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है, किस किस तरीके से कैबिनेट मिशन भारत के संविधान बनाने में अपनी क्या निभाता है, भूमिका निभाता है। ठीक है, ये तो इनिशियली पढ़ते हैं। लेकिन अब फंडामेंटल राइट्स के लिखते हैं। ठीक है, अब तेज बहादुर सप्रू की बात को याद रखते हुए, अब जब कैबिनेट मिशन आता है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब समितियां पढ़ते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक समिति बनती है बच्चों हमारे पास मौलिक अधिकार के लिए समिति। कौन सी समिति बनती है, मौलिक अधिकार के लिए समिति, कमिटी फॉर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कमिटी फॉर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और अब समिति तो इंडियंस के लिए बन चुकी है, जिसके अध्यक्ष, अब बताओ इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। आपने समितियों के बारे में पढ़ा होगा, है ना, समितियों के बारे में पढ़ा होगा। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, अब बन चुकी है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों, प्रेसिडेंट। इसके लीडर कौन होते हैं, लेडेड बाय द सरदार पटेल जी। ठीक है, सरदार पटेल जी के द्वारा इस समिति के अध्यक्ष बनते हैं। और कभी काफी बार क्वेश्चन बनता है उपाध्यक्ष अगर देखा जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं इसके, जेबी कृपलानी जी। ठीक है, जेबी कृपलानी जी इसके क्या बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और इस समिति की अब ये समिति बन चुकी क्योंकि कैबिनेट मिशन में समितियां टोटल 23 या 23 समितियां हमारे पास बनती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, जिसे मसौदा समिति बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अंबेडकर जी होते हैं। लेकिन उनमें से एक समिति भी होती है मौलिक अधिकार के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों, कौन होते हैं, ये होते हैं। और हम देखेंगे कि जब संविधान बन के तैयार हो जाएगा 26 नवंबर 1949 से भारत के संविधान में क्या, भाग 3 को ऐड करके भारत के लिए क्या लागू कर दिया जाएगा, मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, लागू तो बच्चों 26 जनवरी को होगा ना, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन इस दिन तक संविधान में ऐड हो चुका था क्या, फंडामेंटल राइट।
कौन सी समिति बनी थी? मौलिक अधिकार समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? सरदार पटेल जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इतना समझ आ गई। जस्ट मैंने अब आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ। कई जगह आपको डायरेक्ट बोलेंगे भाई आर्टिकल 12, 13 रटते रहो बस हो गया। तो भाई मौलिक अधिकार की हिस्ट्री हमें जाननी जरूरी है। ठीक, अब इतना कुछ हो चुका है, संविधान बन चुका है और संविधान लागू भी हो जाएगा हमारा। कब कब लागू हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे पास आपको पता है बच्चों कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, किसके लिए? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपके पास बनता है कि यस फंडामेंटल राइट्स हमने आपको बता दी। ठीक है सर, कहां से कहां तक आपके पास? 12 से लेकर कहां तक? 35 तक। लेकिन इनमें से भी कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं, इनमें से भी कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए, ओनली फॉर इंडियंस, ओनली फॉर इंडियंस, जो सिर्फ किसके लिए बच्चों? भारतीयों के लिए हैं। ऐसे कौन कौन से? बहुत बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आर्टिकल बता रहा हूं। आर्टिकल आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये मौलिक अधिकार सिर्फ इंडियंस के लिए। कोई विदेशी यहां पर आके इसका फायदा नहीं ले सकता। यस, जैसे सर आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई विदेशी आके यहां पर हमारी सरकार को कुछ नहीं बोल सकता है। हाँ, हमें बोलने का अधिकार है, हमें उनसे क्या वाद विवाद करने का अधिकार है। हम उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, जैसे आप आजकल देख ही रहे होंगे, और सरकार से हम जवाब भी मांग सकते हैं। लेकिन कोई विदेशी आके यहाँ पर कोई आवाज नहीं खोल सकता हमारी सरकार। जैसे सर 5/16 में हमारे पास सरकारी जॉब में रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपके कोई विदेशी आके यहाँ पे क्या सरकारी जॉब में रिजर्वेशन मांगे क्या हमसे? है ना? तो ये चीज है। ठीक है, अब इससे रिस्पेक्ट ऑल द आर्टिकल, जो अदर आर्टिकल है बच्चों, अदर आर्टिकल जो भी आपका अदर आर्टिकल है, फॉर ऑल, ऑल इन द सेंस, ठीक है, ऑल इन द सेंस भारतीयों के लिए भी है, भारतीयों के लिए भी, और प्लस किसके लिए? विदेशियों के लिए भी। जो भी हमारे और आर्टिकल छूट रहे बिटवीन 12 से लेकर कहां तक आपका 35 तक। ठीक है, वो सभी के लिए, किस किस के लिए? इंडियंस के लिए भी और किसके लिए? विदेशी के लिए। ठीक है, इसीलिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए बच्चों, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था, ठीक है, तो भारतीय संविधान बन के तैयार कब हुआ था आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को। इस दिन तक आपको पता है बच्चों भारत के संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, और बाद में हम देखेंगे कि बाद में डिटेल में जब आर्टिकल 31 में जाएंगे बच्चों, जिसे डिलीट कर दिया गया, कि एक किया जाता है 44वां संविधान संशोधन, 44th अमेंडमेंट एक्ट होता है। कब? 1978 में, जब जनता पार्टी आती है, कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, यहां पर एक फंडामेंटल राइट हमारा छीन लिया जाता है, जिसे आपको पता होगा राइट टू प्रॉपर्टी के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर आप बोल सकते हो संपत्ति का अधिकार, इसको बोल सकते हैं संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हमसे छीन लिया गया। ठीक है, काफी सारे चेंजेस होगा। आर्टिकल 19F में चेंज होता है, आर्टिकल 31 डिलीट कर दिया जाएगा एंड ट्रांसफर कर दिया जाता है इसको कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? अनुच्छेद आर्टिकल 300A में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये डिटेल में हम पढ़ते बाद में, लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इनिशियली हमारे पास कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे, एंड बाद में नाउ प्रेजेंट में हमारे पास कुल कितने हैं? केवल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये कौन कौन से मौलिक अधिकार है हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। क्लियर है? इतना समझ आ गया होगा आपको कि क्या चीज ये बोल रहा है। ठीक, एक एक चीज पॉलिटी शब्दों के साथ खेलता है, लगता है कि इजी है, लेकिन जब लैंग्वेज घुमाता है ना, तो अच्छा खासा बच्चा भी घूम जाता है। ठीक है, तो अब आपके साथ ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसीलिए अब ले चलते बच्चे, ये मैंने सीधे आपके पास एक इंट्रोडक्शन पार्ट बताया किसका? फंडामेंटल राइट्स, जो आपका बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए अब डायरेक्टली आ जाएंगे हम आर्टिकल 12। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 12 क्या बोलता है? ध्यान से समझना, इसको रटना नहीं होता कोई भी चीज। ठीक है, अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 क्या बोलता है आपके पास? ये डायरेक्टली बोलता है बच्चों डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। क्या बोलता है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अब सर हिंदी में क्या बोलेंगे? राज्य की परिभाषा।
डिफाइन द राज्य की परिभाषा। ये राज्य की परिभाषा के बारे में बोलता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, राज्य की परिभाषा, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट। पॉलिटी, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में स्टेट, स्टेट नामक शब्द का यूज बार बार होता है। सर राज्य क्या है यहाँ पर राज्य, राज्य पूरे कंट्री के लिए बोला जाएगा बच्चों, पूरे देश के लिए बोला जाएगा, पूरा कंट्री। भारत के लिए स्टेट नामक वर्ड का यूज किया जाएगा, इंडिया के लिए राज्य नामक शब्द का यूज किया जाएगा। याद रखना पॉलिटी में जहां जहां पर, एक तो अलग है राज्य वाला अलग है, लेकिन अगर राज्य है द स्टेट, यूनाइटेड, चलो तो यूएसए का अलग प्रोविजन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप कि आर्टिकल 12 राज्य मतलब किसकी बात कर रहा है, पूरे होल कंट्री की बात कर रहा है बच्चों, पूरे किसकी बात कर रहा है, पूरे देश की बात कर रहा है। अब सर देश की डेफिनेशन में क्या आता है, देश की डेफिनेशन में क्या आता है बच्चों। अब आपको पता है सरकार में क्या क्या आता है। सरकार के 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं। आपको पता है सरकार के 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं। पहला आपको पता है क्या होता है, विधायिका, ठीक है, विधायिका, ठीक है। दूसरा होता है आपका कार्यपालिका, और अगला होता है न्यायपालिका। कौन सा होता है, न्यायपालिका, ठीक है। दिस इज लेजिस्लेचर, इसको क्या बोला जाएगा आपका, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज जुडिशरी। आपको पता है ये 3 भाग है, 3 स्तंभ माने जाते हैं गवर्नमेंट के। लेकिन आजकल न्यूज में बहुत चल रहा है, आपको पता है कि सरकार का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। कई बार क्वेश्चन बना, अगर मैं 4th स्तंभ यहाँ पर बना दूं तो 4th पिलर ऑफ द गवर्नमेंट कौन सा होता है, मीडिया होता है बच्चों। और मीडिया, ठीक है, छोड़ो उस चीज को, ठीक है, मीडिया होता है 4th स्तंभ। अगर पता होता है 4th स्तंभ कौन सा होता है, मीडिया होता है। मैं वो चीज आपको नहीं बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पर देखेंगे सर डेफिनेशन, अब तो मतलब समझाना क्या चाह रहा हूं मैं, ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको पता है बेसिकली चीज क्या होता है कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव उसे लागू करती है ना, और न्यायपालिका उस कानून की जांच करती है, सही है तो ठीक है, नहीं तो उसको रद्द करने की कोशिश करती है, रद्द कर देती है। वो आर्टिकल 13 में मैं बताऊंगा किस तरीके से रद्द किया जाता है। अब सर आर्टिकल 12 क्या डिफाइन करते हैं, जितने भी सरकार के अंडर में आते हैं, जितनी भी चीजें किसके अंडर में आती है, सरकार के अंडर में आती है, वो सारे के सारे अनुच्छेद नंबर 12 के अंदर आएगी। विधायिका में जो भी होंगे, तो सर विधायिका में जैसे क्या क्या ऊपर से लेकर, मैं आप देखोगे भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर जी से लेकर, ठीक है, जितने भी सरकारी ऑफिसर है, संसद आएगी इसमें, कार्यपालिका न्यायपालिका से सबको, सारे जजेस, ठीक है। राज्य इसी में आ जाएंगे। राज्य के साथ साथ जो स्थानीय निकाय होगी, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, जैसे आपके पंचायती राज बन गए, स्थानीय निकाय, ठीक है, लोकल बॉडी, जिसे क्या बोले, नगर पालिका हो गया आपका, पंचायती राज हो गया, ठीक है, ग्राम पंचायत हो चुका। इसके साथ साथ ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सभी गवर्नमेंट, ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 12 के अंदर आते हैं बच्चे। सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा, जैसे ओएनजीसी आपने सुना सरकारी है, एनटीपीसी सुना सरकारी है पहले तो, अब तो खैर एलआईसी भी था, एलआईसी भेज दिए उन्होंने, है ना। तो जितने भी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं सर, मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री सरकार का आदमी तो ओबीसी में आएगा, जज आएगा, हाँ जज भी आएगा, जितने भी डीएम सब आएगा, हाँ आएगा। तो ऑल द गवर्नमेंट इंटाइटीज विल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल 12, ठीक है। तो एक राज्य क्या मतलब, यहाँ पर सब कुछ पूरे देश में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी लेते हैं, वो सारा किसके अंडर में आएगा, अनुच्छेद नंबर 12 के अंडर में वो आएगा, ठीक। सारे बैंक बता दें, एक चीज बता दें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या लेगा, सैलरी लेगा, वो सारे इसके अंडर में आएगा। अनुच्छेद नंबर 12 के अंदर डिफाइन करता है इसको। इनिशियली तो आपको समझना चाहिए था बच्चों, तीनों चीज तो मैंने ऊपर, विधायिका, कार्यपालिका मतलब जो कानून को लागू करते हैं, एक डीएम साहब, पुलिस वाले, कोई भी, ठीक है, और न्यायपालिका में तो सारे जजेस आ गए इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 12 इसको डिफाइन करता है। इसी तरीके से ले चलूंगा मैं अनुच्छेद नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 13 आजकल बहुत भागीदारी अपना निभाता है बच्चा, ठीक है। आर्टिकल 13, अनुच्छेद नंबर 13,
ये किसकी बात कर रहा है? जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। किसकी बात करता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हिंदी में इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। क्या बोलते हैं? न्यायिक समीक्षा। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि दिस आर्टिकल विल नॉट कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू। अभी जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल रिव्यू आपको पता है न्यायिक समीक्षा हमने कहां से ले रखा है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कहां से ले रखा है? फ्रॉम द यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया। भारत अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया। अब इसमें होता क्या? आपने पता था गवर्नमेंट के पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट्स कौन कौन से? 3 पार्ट्स अभी हमने आपको बताया। ठीक है, मैं तीनों लिख दे रहा हूं। पहला आपके पास विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। नेक्स्ट कार्यपालिका, जिसे क्या बोलेगा? एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा। एंड थर्ड वन इज जुडिशरी, न्यायपालिका। अब इसको ध्यान से सकना, न्यायिक समीक्षा होता है क्या? इसको बोलते हैं हम जुडिशरी। इसको क्या बोला जाएगा? जुडिशरी के नाम से इसको जाना जाएगा। अब होता क्या है? अब यहां पर इसका रोल ज्यादा है बच्चों। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि जो आपका क्या है? विधायिका है, ये लॉ बनाती, कानून बनाती है। ठीक है, ये क्या बनाती है? कानून बनाती है। उस कानून को लागू करने का काम कौन करती है? मान लो कानून क्या बना कि आज से जो हेलमेट नहीं पहनेगा 10,000 रुपये चालान। ये तो विधायिका ने बना दिया, संसद ने बना दिया। अब चालान काटने क्या है? मंत्री आएगा आपका, तो चालान कौन कटाएंगे? पुलिस वाले कटाएंगे। तो ऑल द गवर्नमेंट सर्विस है। ठीक है, तो इसमें ये क्या करता है? कानून को लागू कराता है। इंग्लिश में बोल सकते हैं आप इंप्लीमेंट कराता है। कानून को क्या कराता है? इंप्लीमेंट कराता है। ठीक है, चलो अब जुडिशरी को थोड़ा अलग रखते हैं। मान लो अब यहाँ पर क्या रोल है? जुडिशरी का क्या रोल है? जुडिशरी का सबसे ज्यादा रोल इसमें। ठीक है, जुडिशरी का यहाँ पर अलग अलग रोल है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे आप कि क्या है? मान लो सरकार के द्वारा कोई एक कानून बनाया गया, ये कोई कानून है, इस कानून में कुछ बातें लिखी गई, अब ये लागू कर दिया, लेकिन जनता को ये पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, ये कानून लागू कर रही है सरकार, लेकिन ये पसंद नहीं आ रहा किसको? जनता को ये पसंद नहीं आ रहा। जनता को क्यों पसंद नहीं आ रहा बच्चों? क्योंकि जनता के मौलिक अधिकार का क्या कर रहा? हनन कर रहा है। जनता के फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये जो लॉ बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ये डायरेक्टली जाएगा किसके पास? जुडिशरी, न्यायालय के पास जाता है बच्चों। अब न्यायालय क्या करेगा? उस कानून को पढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अंतिम हमारा रक्षक, संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को या न्यायालय को माना जाता है। लास्ट होप क्या होती है हमारी? किसके पास जाना होता है? न्यायालय के पास, कि न्यायालय हमारे साथ खड़ा है। ये तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय हमारे साथ खड़ा होगा वैसा। अब यहाँ पर 2 चीज होगी बच्चों। ठीक है, अब न्यायालय पढ़ रहा है, न्यायालय ने कानून पूरा पढ़ा, न्यायालय के पास 2 चीज यहाँ पर होगी। ठीक है, न्यायालय अब यहाँ पर देखेगा बच्चों कि यार ये कानून की ना कुछ बातें गलत है और तो पूरा सही है, कुछ बातें गलत है और तो पूरा सही है। तो क्या कर सकता है? यहाँ पर क्या है? लेजिस्लेचर को आदेश दे सकता है कि भाई ये लाइन जो है ना, इस लाइन को हटा दो और पूरा सही है, इस लाइन को क्या कर दो? हटा दो, काट दो और फिर इसको पास कर दो। ये तो ऐसा कर सकता है न्यायालय। या फिर अगर न्यायालय को लगा यहां पर भी दिक्कत है, बीच में भी दिक्कत है, यहां पर भी दिक्कत और यहां पर भी, इस तरीके से न्यायालय बोलता कि भाई पूरे के पूरे कानून को क्या कर दो? रद्द कर दो। पूरे के पूरे कानून को क्या कर दो? रद्द कर दो। न्यायालय के पास 2 ऑप्शन, ये तो कुछ बोले कुछ चीजें गलत है, इसको हटा दो, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है किसके? लोगों के। या फिर अगर बहुत सारी गलतियां दिखेगी या पूरा पूरा कानून गलत दिखेगा, तो न्यायालय उसको क्या कर देगा बच्चों? रद्द कर देगा। और इसी को क्या बोला जाता है? न्यायिक समीक्षा बोला जाता है। तो क्या समझे आप न्यायिक समीक्षा से? जब भी न्यायालय किसी भी कानून की जांच करता है, उसी को क्या बोलते हैं? न्यायिक समीक्षा। ठीक है, अब न्यायालय की मर्जी उसको पास करे या फिर उसको पास ना करे, ये किसकी मर्जी होगी? आपकी न्यायालय की मर्जी होगी। जब भी न्यायालय के पास कोई भी लॉ जाता है, और न्यायालय कभी भी ऐसा लॉ पास होने नहीं देगा जो किसी भी नागरिक के क्या करेगा? मौलिक अधिकार का क्या करेगा? हनन करेंगे। बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें। व्हाट इज आर्टिकल 331 1 क्लोज, आर्टिकल 331 2 क्लोज 2 क्या बोलता है? ठीक है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, अब थोड़ा सा आपके पास एक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, जैसे
आर्टिकल अब 13 तक हो चुका है। 14 से लेकर कहाँ तक, 18 तक हम क्या पढ़ते हैं, 14 से लेकर 18 तक हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, समानता का अधिकार। क्या पढ़ते हैं, समानता का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू इक्वालिटी, क्या पढ़ते हैं, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है। दूसरा, यहीं पर आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम हम पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। राइट टू फ्रीडम क्या बोला जाता है इसको, राइट टू फ्रीडम के नाम से इसको जाना जाता है। एंड इसके बाद आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये बोलता है, क्या बोलता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है। एंड इसी के साथ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 से लेकर कहां तक जाएंगे हम, 28 तक जाएंगे। ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसे आप बोलते हो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जो एक एक आर्टिकल के, एक एक आर्टिकल का सब टाइटल, सब क्लोज बहुत डिटेल में चलेगी, ताकि चांसेस ना हो एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे। ठीक है। ये हो गया आपका। ठीक। और इसके साथ साथ आर्टिकल 28 तक पहुंच चुके हैं। 28 से आगे क्या पढ़ते हैं, ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है। ये आपके पास माइनॉरिटीज का राइट है बच्चों। ठीक है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, क्या अधिकार होते हैं हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं इसको। ठीक है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, शैक्षिक अधिकार, क्या क्या अधिकार होते हो हम डिटेल में एक एक आर्टिकल में पढ़ते हैं इसको। ठीक है। अल्पसंख्यकों का अधिकार या फिर राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इसको बोल सकते हैं, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज के नाम से इसको जान सकते हैं। एंड आपको पता है बच्चों आर्टिकल 31 डिलीट कर दिया गया, वो हमने आपको बताया। इसमें क्या था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया। इसमें क्या था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा हो जाता है आपके पास, आर्टिकल 32। ये सब कुछ है, ये नहीं है तो फंडामेंटल राइट कुछ नहीं है। आर्टिकल 32 नहीं है तो फंडामेंटल राइट कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 32, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार के बारे में यहां पर बोला गया। संवैधानिक उपचार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में यहां पर बोला गया। ठीक है। इसमें बहुत सारे रेट जारी करेंगे, 5 प्रकार रेट, बहुत डिटेल में हम रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कितनी गो थ्रू के साथ हमें डीप के साथ जाना है, बोथ लैंग्वेज में, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है। ये तो बच्चों थोड़ा सा मैं ऊपर से होता है, और डीप में इसके साथ जाऊंगा, एक एक आर्टिकल के साथ और भी डीप जाऊंगा। एक एक प्रोविजन हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ेंगे तो जान सकते हैं कि हमारे अधिकार क्या है ना। कुछ लोग होते हैं ना सुन सुना ज्ञान बोलते हैं, व्हाट्सएप इंडस्ट्री वाले होते हैं। नहीं, आप पढ़े लिखे होंगे, आप कुछ भी तथ्य रखेंगे तो किसके अनुसार रखेंगे, संविधान के अनुसार रखेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू।